अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, एक ऐसा मंजर जिसे चंद माह पहले तक नामुमकिन समझा जा रहा था, इम्पॉसिबल समझा जा रहा था, लेकिन अब यह हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। वो अमेरिका जो बरसों ईरान को तन्हाई, पाबंदियों और धमकियों के जरिए झुकाने की कोशिश करता रहा, आज उसी ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर रहा है। सवाल ये है कि ये अमन है, सिफारतकारी की फतह है या फिर वाशिंगटन की मजबूरी, क्योंकि कल दुनिया की नज़रें अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली मरकजी तकरीब पर हैं। एक तरफ सदर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान अब अच्छा बर्ताव करेगा तो ही $300 अरब के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ तेहरान ये क्लियर कर चुका है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। तो फिर आखिर किसने किसके सामने लचक दिखाई और किसने अपनी शराइत मनवाई, ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये वही ईरान नहीं जिसे अमरीकी दबाव के जरिए घुटने टेकने पर मजबूर करने की बातें की जाती थी? अगर हाँ, तो फिर आज अमेरिका मुआहदे की मेज़ पर क्यों है? क्या वाशिंगटन अपनी नाकाम पॉलिसीज़ का खामोश एतराफ़ कर रहा है? और अगर ईरान ने अपनी रेड लाइंस बरकरार रखी तो क्या इसराइल इस नई हकीकत को कबूल कर पाएगा या नहीं? और सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं है। क्या ये पेशरफ्त नेतन्याहू और ट्रंप की खारिजा पॉलिसी के लिए एक बड़ी नाकामी साबित होगी? क्या मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन अब तब्दील होने जा रहा है? और क्या चीन और रूस की खामोश हिकमत अमली ने भी इस नतीजे में अपना किरदार अदा किया है? ये वो तमाम सवालात हैं जो तमाम जहनों में अभी मौजूद हैं और इनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा गैर मामूली अहमियत रखता है। बतौर सालिस पाकिस्तान का किरदार क्या महज एक सिफारती कामयाबी है या आलमी सियासत में एक नए मकाम की बुनियाद? ये भी एक अहम सवाल है। आज हम जानेंगे कि अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त के असल नुकात क्या हैं, कौन इसमें जीता, कौन हारा, और सबसे बढ़कर कि मशरिक़ वुस्ता में आने वाला जो कल है, जो फ्यूचर है, वो कैसा होगा। क्या ये अमन की इब्तदा है या किसी नए सियासी खेल का आगाज़? इन सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे, जानेंगे हक़ाइक़ की रोशनी में। पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का मैं आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, जो एक्स वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स हैं, एक्स एम्बेसडर टू सीरिया हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला गुल साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, चेयरमैन हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान, और इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सईद मोहम्मद खान साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ कर लेती हूँ। बताइएगा सर कि अब बिलाखिर वो डॉक्यूमेंट जिस पर ईरान और अमेरिका की तरफ से दस्तखत हुए, पाकिस्तान की तरफ से आज वज़ीर आज़म साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं, कैसे देखते हैं सर आप इसको? आप कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी समझते हैं? और सर प्रोग्राम में आगे जाके ये तो आपसे जानूंगी ही, मैं आप तीनों से जानने की कोशिश करूंगी कि इस मुआहदे को पढ़ने के बाद क्या समझ आ रही है कि किसने किसके आगे घुटने टेके हैं। लेकिन सबसे पहले जो सिफारती कामयाबी है, अपेरेंटली पाकिस्तान का बोलबाला हुआ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें जो है वो गूंज रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जवेरिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान का शाइनिंग मोमेंट है। 2 साल पहले हम में से कोई ये नहीं सोच सकता था कि एक ऐसा मुल्क जिसको पूरी दुनिया एक परिया स्टेट समझती थी, वो दुनिया के अंदर अपने इंप्रेशन को इस तरह रिवर्स करेगा। मैं आज एज अ पाकिस्तानी बहुत प्राउड हूं। और आज आप दुनिया का कोई चैनल खोल लें या आप दुनिया का कोई अखबार किसी भी मुल्क का उठा के देख लें, हर कोई जो है वो सिर्फ एक चीज की बात कर रहा है, और वो है इस्लामाबाद MOU। और इस्लामाबाद MOU के लिए जो सारा क्रेडिट दिया जा रहा है, पूरी दुनिया जो दे रही है वो पाकिस्तान को दे रही है। सो एज अ पाकिस्तानी जवेरिया साहिबा, टुडे आई एम अ वेरी प्राउड पर्सन, और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं कि मेरे मुल्क ने ना सिर्फ एक बड़ी जंग रोकी, बल्कि इस इलाके में बहुत ज्यादा कत्लो गारत जो एक्सपेक्टेड था कि होगा, क्योंकि इजराइल एक्चुअली वही चाहता था। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे मुल्क की वजह से आज वो चीज रुक गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा शाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इस मोमेंट को अवेल हमने किस तरह से करना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सबको मुबारक हो, एक न्यूज़ को मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, जो कि अमन की दाई है, जो कि अमन चाहती है। और आज पाकिस्तान ने वाकई एक ऐसा इस्लामी रियासत का किरदार अदा किया जो कि अपने पड़ोसी का भी ख्याल करता है, अपने बरादर खलीजी ममालिक को भी जो है साथ लेके चलता है, उनके लिए भी आवाज़ उठाता है और मगरिब के लिए भी खैर का पैगाम लेके आता है। मेरे ख्याल में इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर पाकिस्तान। और अभी मैं मतलब 2-4 रोज़ कबल बहुत सारे सफ़ीर थे, कोई 8-10 जिसमें यूरोपियन सफ़ीर भी थे, तो वो बात करने लगे कि इससे पहले उनमें से 2-4 के बच्चे जो है वो बाहर भी पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, लाइक जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके कुछ बच्चे फ्रांस में दीगर जगह पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताने लगे कि पहले हमारे बच्चों को पाकिस्तान का नहीं पता होता था, तो कहते हैं कि अब हर दूसरा आदमी पाकिस्तान की बात करता है कि ओ योर फादर इज पोस्टेड ओवर देयर, तो पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा मुल्क है। तो ये देखें, ये एक बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात ये अच्छी की कि किसकी फतह हुई और किसकी शिकस्त हुई। तो सच की फतह हुई, हक की फतह हुई, इंसाफ की फतह हुई और अल्लाह के नाम लेवा लोगों की फतह हुई और जुल्म की शिकस्त हुई और जालिम का सरनगू हुआ। और शिकों को पढ़ लें, मेरे ख्याल में फीती फीती करके रख दी है। दूसरे जानिब जो उन्होंने बात कही है, 2-3 बातें देखिए। हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी के तौर पर उभर के सामने आए। और दुनिया में जंगें करना तो होती हैं, लेकिन जंगें रुकवाना उससे भी बड़ा काम होता है। बात तो लोग करते रहे कि जनाब नोबल इनाम मुझे मिलना चाहिए। सदर ट्रंप पिछले साल तो इतने उतावले हो रहे थे नोबल इनाम लेने के लिए कि कई ममालिक से लड़ भी पड़े। मुझे मिले स्पेन के वजीर खारजा, तो मुझे कहने लगे कि जी वो मेरे से तो नाराज होके रह गए। और नॉर्वे के वजीर खारजा, तो उन्होंने कहा जी मेरे से तो वो जाती तौर पे नाराज हो गए हैं। तो मतलब ये है कि जी मैंने क्योंकि नोबल इनाम की हमायत नहीं की। बात ये है कि आज पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाई है। मामूली बात नहीं है, ये कोई 1-2 मुल्कों की जंग नहीं है। तो किसको फिर इनाम मिलना चाहिए? पाकिस्तान को मिलना चाहिए ना। अब पाकिस्तान को सिर्फ ये नहीं, अब हमें देखना ये है कि अब हमारी ये डिप्लोमेटिक कामयाबी और उससे पहले अस्करी कामयाबी भारत के खिलाफ, अब इसको कैसे हम मटेरियलाइज करते हैं। देखिए, एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हमें ये भी एक सवाल बिल्कुल बहुत अहम है और मैं चाहूंगा कि वागा साहब इस पे जरूर कमेंट करें कि बीएलए को तो दहशतगर्द अमेरिका ने करार दिया, मजीद ब्रिगेड को। आज यूनाइटेड नेशन में जब मामला आता है तो वो फिर मजीद इस पे सबूत और शवाहिद क्यों मांगते हैं? क्या उन्होंने बगैर सबूत और शवाहिद के बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिया था? तो मेरे ख्याल में हमें अभी अमेरिकन के साथ भी एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोग्राम में हम इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे। वागा साहब, सबसे पहले तो मैं इस मूवमेंट के हवाले से आपके जज्बात जानना चाहूँगी, कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए मूवमेंट है। और दूसरी बात ये जो अब्दुल्ला साहब ने भी की कि इस अस्करी कामयाबी और उसके बाद डिप्लोमेटिक कामयाबी को किस तरह से अब हमने यूटिलाइज करना है। एक तो दुनिया को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक तरफ हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क ईरान है, हमारा हमसाया भी है। देखिए कितने हमारे उनसे करीबी ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है। असल जो बात थी जो पाकिस्तान ने जीती या जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, वो थी बैलेंस। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के साथ इतने बेहतरीन तरीके से डील किया है और इतनी बेहतरीन सालसी का किरदार अदा किया है कि दुनिया हैरान रह गई है, समेत भारत और इसराइल के, कि पाकिस्तान का जो सर किस तरह बुलंद हुआ है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। मेरी ख्वाहिश थी कि ये जो स्विट्जरलैंड में हो रहे हैं मुज़ाकरात, ये इस्लामाबाद में होते, लेकिन इस्लामाबाद और पाकिस्तान जो ना इसमें नंबर 1 ले चुका है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई है। जो रोशनी फूटी है ना ये मुज़ाकरात की, ये इस्लामाबाद से ही फूटी है। जब रहती दुनिया तब इस अकॉर्ड का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड रहेगा। ये याद रहेगा कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड है, ये बुनियाद वो है। अब सिर्फ दस्तखत करने की जो तकरीब है वो स्विट्जरलैंड में हो रही है। इसमें कई टेक्निकल वजूहात हैं। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान में तकरीब क्यों नहीं हुई। भाई उसके
पीछे बहुत सारी टेक्निकल वजूहात हैं। पूरी दुनिया के कई मामलात ऐसे होते हैं जिनको देखना होता है। बिल्कुल है। लिहाजा स्विट्जरलैंड में भी आप ये देखिए कि पाकिस्तान का दरमियान में दोनों सदूर के दरमियान सालसी का किरदार और जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान को सौंपी गई। और ये कितनी बड़ी बात है। अब भी जो अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की इसके है, अंदर वो दौरा मंसूख हो गया। मैं गुजारिश करता चला जाऊं। जी जी जी, किस चीज का? वजीर आजम साहब ने रवाना होना था, शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है वो मंसूख हो गया। कुछ ऐसी मसरूफियात हैं जिनकी वजह से उनको दौरा मंसूख करना पड़ा। लेकिन हकीकत में तो ये सारा किया धरा या जो इसका रिजल्ट है वो पाकिस्तान के ही हिस्से में आता है। अभी जैसे हम गुल साहब ने बात की है ना, मैं उसकी पूरी तरह इसलिए तस्दीक करता हूँ कि मैं कई ममालिक में अपने जानने वालों के बारे में जानता हूँ और मुझे वहाँ से लोग कहते थे कि लोग तो पाकिस्तान के बारे जानते ही नहीं हैं। उनसे कोई सवाल किया जाता पाकिस्तान, वो कहते जी कौन सा पाकिस्तान। लेकिन अब ये जो सफारती कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है, यकीन जाने पूरी दुनिया में सब लोग पाकिस्तान के नाम से वाकिफ हो चुके हैं। कंक्लूड हम इस तरह से करेंगे कि वो हमारे बहन भाई जो बाहर पहले अपना जो ग्रीन पासपोर्ट है वो छुपाते फिरते थे, अब वो बड़े फख्र से दिखा सकते हैं कि हम जो हैं हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। सही साहब, अब हम बात कर लेते हैं इस मुआहदे के नुकात के हवाले से। अगर इस मुआहदे के नुकात को हम बड़े गौर से पढ़ें समझें तो आपको नहीं लगता कि ईरान के जो मुतालबात थे, ईरान की जो शराइत थी वो बड़े तरीके से अमेरिका ने मानी हैं और अमेरिका बिलाखिर जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये मुआहिदा करना वाशिंगटन की बड़ी मजबूरी थी? जवेरिया साहब आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अपेरेंटली जो फर्स्ट इंप्रेशन ये 14 पॉइंट्स पढ़ने के बाद आदमी के दिमाग में आता है वो ये आता है कि ईरान ने अपने लिए एक बहुत अच्छी डील हासिल कर ली है जी। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज जो है वो इसके अंदर से काफी पॉइंट्स निकाल सकती हैं अपनी अपनी विक्ट्री को अपने अपनी पब्लिक के साथ बेचने के लिए। सही। मेरा ख्याल है इसमें भी पाकिस्तान की सालिसी का बहुत बड़ा किरदार है कि जिसमें इस MOU को इस तरह वर्ड किया गया है कि दोनों कंट्रीज अमेरिका और ईरान इसके अंदर से अपने बेहतरी के लिए कोई पॉइंट्स निकाल सकती हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा था और जल्द अज जल्द निकलना चाह रहा था। एक तो उसको पॉलिटिकली अपने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हो रहा था और नवंबर में जो उनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी बुरी तरह गिर रही थी। आई एम श्योर कि इस मुआहदे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप इसके अंदर से जरूर कोई पॉइंट्स निकालेंगे जिससे वो इसको अपनी विक्ट्री के तौर पे शो करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अमेरिका की जो एक इमेज था एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड वो जो है बड़ी बुरी तरह अफेक्ट हो रहा था। और अमेरिका जो है इस जंग को ना सिर्फ अमेरिका में नहीं बेच सका बल्कि वो पूरी दुनिया में अपने हलीफों में से भी किसी को ये जंग नहीं बेच सका और दुनिया में कोई भी मुल्क उनके साथ इस जंग में साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। सो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अक्लमंदी की और उन्होंने यानी कि पाकिस्तान की सालिसी को इस्तेमाल करते हुए ईरान के साथ एक ऐसा मुआहिदा कर लिया है जो दोनों के लिए बहुत ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब, इस मुआहिदे के जो 14 नुकात हैं इनमें से जो अहम नुकात हैं आपकी नज़र में वो कौन से नुकात हैं और कौन से ऐसे नुकात हैं जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपनी शराइत मनवाई हैं और किस में ईरान का पलड़ा भारी आपको लग रहा है? देखिए, अमेरिका ने कौन सी शर्त मनवाई है मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मैंने ये 14 नुकात पढ़े हैं और उसके अंदर एक दो बातें बड़ी बातें हैं। पहली बात यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर के ऊपर स्टेटस को रखा है और बड़ा लिखा हुआ है वाजे कि वो जो पोजीशन है आज ईरान की वही अगले 60 दिन रहेगी। 60 दिन के बाद पहली बात है ये कि ये MOU है, मुआहदा नहीं है, मुआहदा इसके बाद होगा। फिर 60 दिन के अंदर वो 30 दिन के अंदर पहले तो फौजी निकालेंगे, अमेरिकन अपने फौजी निकालेंगे
निकालेंगे तो इसके अंदर तो कहीं भी ईरान की रिट्रीट तो मुझे नजर नहीं आ रही। फिर उसके बाद वो ये कहा गया कि मजीद फौज वो वहां नहीं भेजेंगे खित्ते के अंदर। इसका मतलब यह है कि मशरिक वुस्ता के अंदर ताकत का तवाज़न बहुत ही तब्दील हो जाएगा और ईरान के हक में चला जाएगा। तीसरी चीज जो है वो उसके अंदर कहा गया है कि ये $300 बिलियन अदा करेंगे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर। तो ये कौन सी जंग थी जो कि अमेरिका ने लड़ी और अपना भी $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान करवाया और उधर से $300 बिलियन भी अदा करेगा। और वो अच्छा, तीसरी जो बड़ी अहम शर्त है वो क्या है, वो ये है कि 60 दिनों तक कोई भी टैरिफ नहीं आयद करेगा आबनाए हुर्मुज पे ईरान किसी भी बहरी जहाज के ऊपर। 60 दिनों तक। इसका मतलब क्या है, 60 दिनों के बाद कर सकेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि बहरहाल ये 60 जब 2 महीने गुजरेंगे फिर पता चलेगा। फिर इसके अंदर जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम रेजोल्यूशंस और IAEA के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके तमाम जो रेजोल्यूशंस है उनका इतलाक खत्म होगा और हर किस्म की पाबंदी जो 3600 डिफरेंट सैंक्शंस उनके ऊपर आयद हैं वो उनके ऊपर से खत्म कर दी जाएंगी। तो ये तो फिर इसमें हासिल क्या किया अमेरिका ने, और फिर सबसे बढ़कर अब इसको अब कंपैरिजन करें। मेरे ख्याल में जो हमारे एडमिरल साहब है, जो शहीद साहब हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सीरिया में ये सफीर रहे हैं तो इनको ईरान के हवाले से एयर मार्शल साहब को बहुत अच्छा पता है कि जो इस सारे मामले का जो बुनियाद शुरू हुई वो कहां से शुरू हुई। भाई सैंक्शंस लगाई गई उनके ऊपर, सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई और फिर सैंक्शंस कहां अनलिफ्ट हुई। तो JCPOA का जो मुआहदा 2015 का था उससे ये मुआहदा कैसे बेहतर हो रहा है। और फिर न्यूक्लियर के ऊपर ईरान ने जो है बड़ा वाजे कहा कि न्यूक्लियर के ऊपर 60 दिन के बाद बात होगी, यानी कि जब आप पैसे अदा करेंगे, जब आप सैंक्शंस अनलिफ्ट करेंगे और उन सैंक्शंस को अनलिफ्ट करने के बाद पैसा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ ईरान के अंदर आएगा और उससे जो है तमाम चीजें आगे चलेंगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में बड़ा ही एक ईरान के लिए तो बहुत खुशाइंद है। अलबत्ता जो मर्जी डोनाल्ड ट्रंप कर लें वो इलेक्शन कैंपेन में इसको अपनी जीत नहीं साबित कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है, नई क़यादत आ गई है जो बहुत स्मार्ट है। वाक़ई साहब एक तो नुकात, और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि $300 अरब के फंड की बात की और अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो ये फंड तक रसाई मिलेगी। और अमरीकी वज़ीर जंग कह रहे हैं कि ईरान ने वादे पूरे ना किए तो दोबारा कार्रवाई होगी। वादे तो ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं ईरान से। ये तो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। असल में ये बात तो वही है। अब वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहता था, सारे लोगों के सामने वो तमाशा हुआ और ईरान ने उसको नाकों चने चबवा दिए और ईरानी तजावीज़ मानकर अब मैदान जंग से भागता हुआ नजर आ रहा है हमें। अब बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए कि इन 14 नुकात में सबसे ज़्यादा जो शराइत मानी गई हैं वो तो ईरान की हैं। और सबसे बड़ी बात थी उनका एटॉमिक सिस्टम, जो कि उन्होंने उसको स्टेटस को कर लिया। अगली बात आई आबनाए हरमज़ वाले, वो तो पहले कहते थे आप अपनी फौजें हटाएं ना वहां से तो हम भी हटा लेंगे। अब कम से कम पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अगर आबनाए हरमज़ का दरवाज़ा खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है, तो बहुत सारे जो मुआशी हालात हैं जिसमें कि पाकिस्तान का भी पेट्रोल का बहुत बड़ा इशू है, ये मामलात हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखिए मशरिक़ वुस्ता में जैसे दुबई में उनके मुआशी हालात अबतर होते हुए नज़र आ रहे थे। अब सारी चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी और हालात जो हैं वो सुकून की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम इन अगर शराइत पे गौर करें तो जो सबसे बड़ी, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो था एटॉमिक जो इशू बनाया था अमेरिका ने ना, इसी की वजह से तो उन्होंने ये जंग शुरू की। और अब प्रॉब्लम किसको हो रही है? इसराइल को। इसराइल हरगिज खुश नहीं है। ये जो बाज इंटरनेशनल लेवल पे खबरें आ रही हैं ना कि जी इसराइल कह रहा है मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ, बड़ा अच्छा हुआ। नेतन्याहू और मोदी तो सबसे बड़ी परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त नेतन्याहू और मोदी दोनों इतने परेशान हैं कि खास तौर पर ये मुआहदा जब पाकिस्तान के जरिए हुआ है तो उनको तो बहुत तकलीफ हो रही है। एक तो
इस खित्ते में अमन हो जाएगा और इसराइल जो चाहता था वो नहीं हुआ और उसके पीछे से अमेरिका हट गया। क्यों? आने वाला वक्त जो है वो अमेरिकी सदर के लिए बेहतर नहीं था। ट्रंप ने इंतहाई चालाकी से अपने आप को आने वाले इलेक्शंस में और अपनी पब्लिक के सामने अपना फेस बेहतर किया है और उसने तब आकर ये सारे नुकात पे साइन किए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक साइन हुए हैं, ये बिल्कुल MOU है, ये अभी कोई बहुत बड़ा मुआहदा नहीं है। 2 महीने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने क्या करना है, लेकिन इन 14 नुकात में जो जीत है वो वाज़ेह तौर पर ईरान के, मुझे तो कोई नुक्ता ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो कि अमेरिका ने डाला हो और ईरान ने कहा हाँ बिल्कुल ही हम तो नहीं चाहते। जंग ना करने का, देखिए ना 60 रोज तक कुछ ना करने का जो मुआहदा या बिल्कुल सही, बिल्कुल ये 60 रोज बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इस 60 रोज में हमने देखना है कि जो बहुत बड़ा स्पॉइलर है इसराइल, नेतन्याहू टू बी स्पेसिफिक, वो क्या चाल चल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्टूबर 2026 में इलेक्शन भी होने हैं। नेतन्याहू अपनी मकबूलियत भी खोते हुए नजर आ रहे थे, वो उस तरह से भी डिस्टर्ब है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि ईरान ने अपनी रेड लाइन वाजे कर दी है। क्या इसराइल उन्हें कबूल करेगा या नहीं करेगा, अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात रहेंगे, इन सब पे अपने पैनल की राय जानेंगे। लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो मुआहदा हो रहा है ये मुआहदा नहीं है बल्कि अमेरिका का ईरान के सामने सरेंडर है। और लोग ये लिख रहे हैं कि ईरान का इस वक्त पांचों घी में, सर कढ़ाई में और पैर हुर्मुज़ में नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ये सूरत हाल सारी चल रही है। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र अपने पैनल की राय जानते हैं कि इसराइल इस मुआहदे को किस तरह से डाइजेस्ट करेगा, ये 60 दिन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सही साहब, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि नेतन्याहू की आमादगी के बगैर इस मुआहदे पर अमल दरामद कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान ने अपनी रेड लाइन्स वाजे कर दी हैं और उसने कहा है कि जंगबंदी का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होगी, लबनान पर भी हमले नहीं होंगे। आपको लगता है कि इसराइल अग्री करेगा इस पर? देखिए, अकॉर्डिंग टू दी MOU लेबनान के अंदर जो है ना एग्रेशन को रोका गया है। जो ऑपरेशनल या जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही थी इजरायली ट्रूप्स की, उनको रोका गया है। लेकिन जो MOU है वो साइलेंट है अबाउट द विड्रॉल ऑफ द इजरायली फोर्सेस। जी, गाजा की बात बिल्कुल नहीं की गई है MOU के अंदर। मेरे ख्याल में इजराइल जो है वो बिल्कुल इस MOU से खुश नहीं है। उसको अगर कोई हम कह सकते हैं कि कोई इस वक्त बुल इन द चाइना शॉप है तो वो इजरायली है और वो कोशिश करेगा कि ये मुआहदा आगे ना बढ़ सके या जो 60 दिन में जो फाइनल मुआहदा होने जा रहा है वो ना हो सके। देखिए, हम ये भूल जाते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद हम ये भूल गए हैं कि ये जंग एक्चुअली इजराइल और ईरान की जंग थी। बिल्कुल सही। अमेरिका इस अंदर इजराइल की फेवर में आया है जी। अगर वो आज वो निकल गया है तो जो मेन कॉम्बेटेंट था या जो मेन एग्रेसर था इजराइल, वो तो उसी जगह मौजूद है और वो उसी तरह उसने, देखिए, जब उसको ईरान की थिएटर के अंदर कोई फवायद नहीं मिले तो उसने अपने फवायद दूसरी जगह पे हासिल किए। जैसे अगर हम पिछले 3-4 महीनों में देखें तो उन्होंने क्या कहते हैं सीरिया में जगह ली, उन्होंने 70% गाजा के ऊपर कब्जा कर लिया और उन्होंने तकरीबन 25 से 30% लबनान के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। और ये जो मुआहदा है या जो MOU है ये इन सब चीजों के बारे में खामोश है और प्रोबेबली ईरान ने भी इसलिए इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए होंगे या इस चीज के ऊपर ज्यादा प्रेस नहीं किया होगा कि अगले 60 दिनों में जब डिटेल्ड नेगोशिएशंस होंगी तो फिर इजराइल अमेरिका से कहा जाएगा कि आप इजराइल के ऊपर जो है क्या कहते हैं प्रेशर डालें। बिल्कुल सही। इस MOU की जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग चीज लगती है वो ये है कि अगर आप आखिरी पॉइंट देखें कि जो भी फाइनल मुआहदा होगा अमेरिका और ईरान दोनों उसको सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव कराएंगे। जी, बिल्कुल सही है। अगर आप पिछले 40 साल में देखें कि इजराइल ने ना सिर्फ गल्फ और मिडिल ईस्ट में बल्कि
उसने जहां जहां एग्रेशन की है उसने इंटरनेशनल लॉज को फ्लाउट किया है अमेरिका की बैकिंग के ऊपर। जब इवन पूरी दुनिया अमेरिका इजराइल के खिलाफ थी तो अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और कोई रेजोल्यूशन उनके खिलाफ नहीं पास हो सका। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर अमेरिका इस मुआहदे को जो फाइनली इंशाल्लाह होगा, अगर उस मुआहदे को सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव करवाता है तो वो एक्चुअली इजराइल को एक कैच 22 सिचुएशन में डाल देगा। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर इजराइल से अमेरिका ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली तो ना वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और ना ही गल्फ में उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी। बिल्कुल सही। सो मेरे ख्याल में ये जो है ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और जिसकी वजह से हम ये उम्मीद करता हूं कि इजराइल को काबू में किया जाएगा। और अगर आप आगे फ्यूचर में बात करती हैं कि गल्फ किस तरह इवॉल्व करेगा 2 महीने के बाद, तो फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। जरूर मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, लेकिन अब्दुल्ला साहब यही सवाल आपके सामने। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ही आई है कि जितनी इज्जत अमेरिका की इस वक्त हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई थी, तो बताइएगा कितनी इज्जत हो रही है अमेरिका की इस वक्त? देखिए जवेरिया साहबा, मैं इस बात से 1000% उनसे एग्री करता हूं कि वाकई उनकी बहुत इज्जत हो रही है। और ये वो वाली इज्जत हो रही है जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं कि आपकी बहुत इज्जत हुई है। इसलिए ये बात तो ये मैं डोनाल्ड ट्रंप से एग्री करता हूं। बाकी जो जहां तक ताल्लुक है 2-4 चीजें देखिए, उनकी आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग है उनके साथ, इजराइल के साथ एक उनका नजरियाती जो है सिलसिला है। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुक है उसी तरीके से इजराइल और अमेरिका का ताल्लुक है। क्या अमेरिका, अब इसमें 2 पहलू बड़े अहम हैं। पहला पहलू, डोनाल्ड ट्रंप तंग आ चुके थे एप्स्टीन फाइल के, कभी उनको दिखाया जाता था, कभी उनको बिजनेस के हवाले से दिखाया जाता था। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ये इंतजार कर रहे हों कि ठीक है, खश कम जहां पाक, और ये नेतन्याहू अगर इलेक्शन हारता है 27 अक्टूबर को और उससे पहले अगर उसके बाद जेल जाता है तो अच्छा जाए दफा हो। तो एक ये पोजीशन हो सकती है, और एक ये हो सकती है कि वो इलेक्शन के बाद जो भी सूरत हाल, या अगर वॉर कैबिनेट के इसी तरह से चलती रहती है और इलेक्शन के अंदर पोस्टपोन हो जाते हैं इसराइल में, और डोनाल्ड ट्रंप अपने मिड टर्म इलेक्शन जो भी रिजल्ट आता है वो देख लेते हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तमाम प्रेशर्स पार्टी के और दीगर खत्म हो जाएंगे और एक दफा फिर वो आके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब जो लेबनान की बात है, लितानी दरिया के ऊपर बुनियादी तौर पे तो कब्जा पानी के ऊपर किया गया है, और अगर वो लेबनान का लितानी दरिया कब्जा कर लेते हैं, ईरान को अपना उसको पानी नहीं देते और सारा पानी काट के ले जाते हैं, तो तीसरी आलमी जंग तो वैसे ही पानी के हसूल के लिए होनी है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए तो होनी कोई नहीं है। इसलिए ये बात को बड़ा गौर करें। तीसरी चीज जो इसके अंदर है वो है सोर्स कोड्स का। देखिए, अगर लेबनान के ऊपर जंगबंदी करनी होती तो सोर्स कोड जो जहाजों में है या मिसाइल्स के अंदर हैं जो कि लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये तो बोलते रहे इधर के भाई वजीर आजम को बड़ी झाड़ पिला दी, नेतन्याहू के साथ सख्त बातें हो गई, कल उसको कहा कि तुम एहसान फरामोश हो, ये वगैरह वगैरह। लेकिन अमलन उसको अगर चाहते तो सोर्स कोड बंद कर देते तो वो तो पत्थर बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अमेरिका कहीं दोगली पॉलिसी तो नहीं चला रहा कि 2 महीने यानी कि वो ये जाके कहीं 19 या 18 अगस्त तक बात बनेगी और उसमें भी कुछ टाइम आगे ले जाएंगे, और उस दौरान तक जो उनका इजराइल की पोजीशन है, देखें इस सब मुआहदे में इजराइल शामिल नहीं है, इजराइल ने तो मुआहदा किया ही नहीं है। वो तो कह सकता है कि जी मैं तो सिग्नेटरी नहीं हूं, और इसको घुमा फिरा के, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि ये चक्कर देने के माहिर हैं अमेरिकन। देखें अमेरिका कौन सी, अभी एयर मार्शल साहब ने जिक्र किया, कौन सी सिक्योरिटी काउंसिल को वो मानते हैं दुनिया में, वो किसको मानते हैं, उन्होंने कौन सा माजी के अंदर ये जो उन्होंने पहले बंदा उठा लिया सदर मेडियोरो को वेनेजुएला से, उसकी बेगम को उठा लिया और मुकदमा था कोई नहीं और उसको उठा लिया, तो ये कौन सा सिक्योरिटी काउंसिल है? तो दे डैम केयर अबाउट इट। तो ये आपका पॉइंट आ गया, ये जो दोहरी पॉलिसी वाला पॉइंट आपने रेज किया है, मैं वागे साहब आपके सामने यही
जारी रखना चाहूँगी कि कहीं ये दोहरी पॉलिसी तो नहीं का मेयार तो नहीं अपनाया हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि उनकी शख्सियत का बहुत एक अहम पहलू भी रहा है। और अगर हम इसराइल की बात करें तो सर उनके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो इसको तस्लीम कर लें, इस पेशरफ्त को, इस MOU को, या दूसरा ये है कि वो ज़बानी कलामी तो तस्लीम कर लें लेकिन अंदर खाने वो अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी रखें और अपने जो मामलात हैं वो भी वैसे ही रखें। तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, असूलन तो इस मुआहदे में हर हाल में अमेरिका को कहना चाहिए था कि इसराइल भी माने वो तमाम बातें। क्यों भला? कि ये सारा कुछ तो अमेरिका की आशीर्वाद पे हुआ है जी। अकेला इसराइल कैसे कुछ कर सकता है? मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि अमेरिका और इसराइल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बिल्कुल सही। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अमेरिका वाला रुख है वो ज़रा बड़ा रुख है और जो दूसरा है वो ज़रा छोटा रुख है, बस इतना सा फ़र्क है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके मफादात कभी अलग नहीं हो सकते। ये जो मुआहदा हुआ है, मैं ये तो मान सकता हूं जैसे वो कहते हैं इसराइल वाले कि जी हमारी मर्जी के बगैर हुआ है, लेकिन उनको पता सारा था। अमेरिका एक एक स्टेप पर इसराइल को और नेतन्याहू को इससे आगाह करता रहा है कि हम ये मुआहदा करने जा रहे हैं। तो उसने ये कहा कि हमें अलहदा रहने दे, हमें अगर लड़ना पड़े, कुछ करना पड़े, कुछ जंग करनी पड़े तो कम से कम हमारे दस्तखत तो वहां ना हो। बिल्कुल सही। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर इसराइल कभी इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता। उसने ये देख लिया कि ईरान के जो जवाबी हमले थे उन्होंने अमेरिका को बेबस कर दिया। पूरा मशरक़ वस्ता आपके सामने किस तरह वो इफेक्ट हुआ। तो अकेला इसराइल जो है वो ईरान के साथ नहीं लड़ सकता, लिहाजा इसके पीछे कोई ना कोई गेम तो ज़रूर है कि वो चुप करके बैठ गया है और उसने ना तो दस्तखत किए हैं, ना वो उस MOU में शामिल है, ना वो कोई बात कर रहा है, और अमेरिका जो है अकेला ईरान के साथ मुआहदा करने आ रहा है। अब इसमें कम से कम इस्लामी दुनिया को और ईरान को भी अपने आंखें खोल के रखनी चाहिए कि कहीं हमारे साथ कोई गेम ना कर ले, इस तरह का कोई मुआहदा करके कि 60 रोज़ के बाद हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा जो ज़ाती तज्ज़िया है या जो हालात मैंने देखे हैं, अमेरिका शायद ऐसी जुर्रत नहीं करेगा क्योंकि उसने ईरान का जो रिएक्शन देखा है, उस रिएक्शन के बाद ही वो एक इस पेज पर आया है और उसने इसराइल को भी ये बात कही है कि हम ईरान का मुकाबला आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। और जो 27 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं इसराइल में, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि नेतन्याहू की आज की तारीख में इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी कंडीशन है कि वह शायद कभी भी ये इलेक्शन ना जीत सके। आप देखते हैं कि 2-3-4 महीनों के अंदर वो कौन सा जादू जगा। बिल्कुल ऐसे ही आपका पॉइंट आ गया। अमेरिका ईरान मुफाहमत पर मशरिक़ वस्ता में आने वाला कल कैसा होगा। और अगर हम बात करें भारत और मोदी की हम बात करें तो मोदी ने भी ढके छुपे अल्फाज में इस मुआहदे या इस MOU का खैर मकदम भी कर दिया। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन खैर मकदम किया है। और ट्रंप मोदी पर तनकीद करते हैं कि देखने में फरिश्ता और हकीकत में सख्त कातिल सौदेबाज। क्या कहने की कोशिश की जा रही है, पैनल के राय इस पर जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान मुफाहमत पर मशरिक़ वस्ता में आने वाला कल कैसा होगा, सही साहब आप इस हवाले से बात भी कर रहे थे, प्लीज़ इसकी डिटेल्स आपसे जानना चाहूँगी कि आप मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल किस तरह देखते हैं। देखिए जवेरिया साहिबा, अब जो इस जंग के बाद एक बिल्कुल नया मिडल ईस्ट जन्म लेगा। अच्छा। पिछले 35 से 40 साल तक मिडिल ईस्ट को दो रीजंस के ऊपर डिवाइडेड रखा गया। एक तो वहां फिरकावारियत की बिना के ऊपर डिवाइड पैदा की गई कि ये कंट्रीज जो हैं, गल्फ कंट्रीज जो हैं वो सुन्नी कंट्रीज हैं और ईरान कुछ कंट्रीज के साथ मिलके शिया बेल्ट को बनाता है। और दूसरा जो था वो अरबी और अजमी डिवाइड उधर पैदा की गई थी। इस जंग की जो सबसे पॉजिटिव चीज मैं समझता हूं कि जो हुई है कि ये दोनों डिवाइड्स मुसलमानों के दिमाग में से खत्म हो गई हैं और आज हर मुसलमान जो है वो एक दूसरे को एज अ मुसलमान देख रहा है, बल्कि अपने आप को एज अ शिया सुन्नी या अरबी या अजमी नहीं देख रहा। बिल्कुल सही। यही दोनों चीजें जो हैं जो है आप देखेंगे पिछले 72 आवर्स में इजराइल और अमेरिका ने जो है एक दूसरे को एक जिसको कहते हैं ना कि
एक ऑप्शन दी है। जैसे सीरिया के अंदर जब इजराइल ने अमेरिका के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये आप सीरिया के ऊपर छोड़, सही, ठीक है ना। और अभी येस्टरडे अगर आप देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा ओपनली बताया कि जब अटैक्स हो रहे थे ईरान के ऊपर, तो यूएई के जहाज जो हैं वो खुद बॉम्बिंग कर रहे थे ईरान के ऊपर। ये दो ऐसी चीजें हैं कि जब वो देख रहे हैं कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद हो रहा है, तो वो फिर मुसलमानों के दरमियान एक तफरीक पैदा करना चाहते हैं। कोशिश करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अहमद शारा या क्या कहते हैं एमबीजी जो हैं वो क्या कहते हैं अपने आप को अगर अभी भी अमेरिकन कैंप में इस तरह रखेंगे कि उनकी हर बात मानेंगे, वो मुस्लिम दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे। सो मैं ये देख रहा हूं कि अब जो है एक ऐसा मिडिल ईस्ट जन्म लेगा कि जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होगा, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे हर एक के, और वो चाहेंगे कि एक दूसरे के साथ। और अब ये नीड ऑफ द आवर भी, अब ये जरूरत बन चुका है। अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं मोदी के हवाले से बात, जी ये जो MOU है इसके अंदर जो $300 बिलियन का ये जो किया है वो इसीलिए डाला गया है। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला साहब, मोदी की बात कर लेते हैं। मोदी ने खैर मकदम किया है इस MOU के हवाले से। पैसे चाहिए तो उसको गल्फ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट लेना चाहूंगी। मोदी के हवाले से खैर मकदम किया इस MOU की के बारे में, और पाकिस्तान की कोई तारीफ नहीं की, जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने जो तनकीद की है मोदी पे, कैसे देखते हैं? इस वक्त इंडिया में क्या चल रहा है? मोदी के जहन में, मोदी के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, हमें उसकी तारीफ चाहिए भी नहीं है, और जब चांद चढ़ता है तो सबको नजर आ जाता है पाकिस्तान का चांद अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है, सारी दुनिया देख रही है, और नरेंद्र मोदी को ऑपोजिशन ताने दे रही है, आड़े हाथों ले रही है। इवन उनका मीडिया, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान रोल, और वो कई तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, गोदी मीडिया को छोड़ के। बाकी जो इंडिपेंडेंट हैं, जो जरा जिनके अंदर अकल और शऊर है, जो सच्चाई को देख रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने निकला था, ये तो खुद आइसोलेशन का शिकार हो गया। और जहां तक मैं गल्फ के ऊपर जरूर बात करूंगा, देखिए मुझे गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन तो टूट गया, वो तो GCC तो खत्म हो गया। OIC का क्या किरदार है मुस्तकबिल में, उसके लिए भी बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका अपने बेसिस के ऊपर, क्योंकि अब तो इतने सवालात उठ गए कि लोग उनको सिक्योरिटी रिस्क समझने लगे हैं अपने मुल्क में, इसलिए जो अब सूरत हाल है, ईरान एक मजबूत ताकतवर और उसकी प्रॉक्सीज मॉरल विक्ट्री के तौर पर उभर के आई है। और सबसे बढ़कर यह है कि इसके अंदर वो क्या करेंगे कि इजराइल को तवाना करेंगे, इजराइल को ताकत देंगे और कहेंगे कि हाँ भाई तुम लड़ लो जो मर्जी लड़ना है, तुमने वहां से लड़ना है। यानी कि अमेरिका इसके अंदर अगली वॉर के अंदर, क्योंकि ये वॉर खत्म नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ये वॉर चलेगी आइंदा भी, आज नहीं तो 2 साल बाद, लेकिन ये इजराइल करेगा, ये आज नहीं तो कल करेगा। लेकिन क्योंकि इजराइल क्या अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेगा? क्या वो ग्रेटर इजराइल का नक्शा तर्क कर लेगा? क्या वो जो है तमाम कब्जा जो है वो वापस कर देगा? तो फिर इसका मतलब है कि जो रूट कॉज ऑफ तक जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह कायम रहेगा। सर, आपका पॉइंट आ गया। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। वाक़ई साहब का भी पॉइंट लेना चाहूंगी। सर, मशरिक़ वस्ता में आने वाला कल आप कैसे देख रहे हैं? और ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान से मुआहदे के बावजूद अमरीकी फौज अभी खलीजी ममालिक से नहीं निकलेगी। एक तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरी चंद भारतीय जर्नलिस्टों से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि आज जो मोदी और वो जो एक टीवी पे क्लिप चल रहा है, वो उन्होंने कहा जी वो तो ट्रंप ने मजाक से उनसे बात की है, वो उन्होंने उनको कोई इस तरह का शैतान या कातिल नहीं कहा। ये उनका नया पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब बात यह है कि जी मशरिक़ वस्ता बहुत इफेक्ट हुआ इस पूरी जंग में, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ, और हमें वागा साहब उसको वाकई नहीं कहा, क्योंकि जो चीज उसने तो सिर्फ ट्रंप ने उसको आईना दिखाया है, बाकी तो कहा तो कुछ नहीं है। सही कहा है आपने। तो आने वाला जो वक्त है वो मशरिक़ वस्ता के लिए बड़ा ब्राइट और बड़ा पॉजिटिव है। मशरिक़ वस्ता इससे इफेक्ट जरूर हुआ है। आपने देखा कि दुबई के जो मुआशी हालात थे वो किस बुरे तरीके से वहाँ पे ग्राफ गिरा। आने वाला वक्त आप बेहतरीन समझ रहे हैं मशरिक़ वस्ता के लिए। शुक्रिया, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सईद साहब और वागा साहब और अब्दुल्ला साहब। नाज़रीन, आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।